नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको इस समय हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं। लोक सेवा आयोग में तो हिंदी का अलग से पेपर होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा UPRVNL में भी हिंदी का पेपर होने वाला है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे UPRVNL, UPSI और भी जहाँ हिंदी पूछती जाती है, उस दृष्टिकोण से जैसे RO ARO इन सभी की जहाँ पर हिंदी का काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आज जो आपको उसी के हिसाब से हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये 6वां भाग है। इसके पहले तक मैंने 5 भाग करा दिए थे, तो आप अगर उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ऑप्शन दिया है A राजभाषा, B राष्ट्रभाषा, C लोक भाषा और D संपर्क भाषा। तो देखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा। यहाँ ध्यान रखिए, कई लोग राष्ट्रभाषा टिक कर देंगे, तो यहाँ ध्यान रखना कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो किसका दर्जा दिया, राजभाषा का। ठीक, और ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि किसको राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के आधार पर मिला। तो अनुच्छेद जो है वो 343 का पहला भाग। ठीक, इस आधार पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी राजकीय कार्य होते हैं, मतलब राजकाज के कार्य होते हैं, जैसे एक पत्र व्यवहार होता है राज्यों में, राज्य के भीतर, तो उस सभी में जो भाषा का प्रयोग किया जाती है वो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि अगर हिंदी के बाद जो दूसरी भाषा जिसे राजभाषा दर्जा प्राप्त है वो उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है, उर्दू। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई। उन्होंने कहा है कि का वर्षा कृषि सुखाने का अर्थ पूछा है। तो ऑप्शन दिए हैं ए समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है, ठीक, समय का लाभ ना उठाता हो, समय का पालन ना करता हो। तो देखिए जब का वर्षा सब कृषि से खाने, ये एक लाइन है। इसकी दूसरी लाइन होती है का ऐसे होती है, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनी का पछताने। मतलब जब समय बीत गया तब उसका हम लोग क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब वर्षा के बाद अगर कृषि सूख जाने के बाद, मतलब खेती सूख जाने के बाद बरसात हो रही तो कोई सी काम की नहीं होती। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है। ठीक, तो ये मतलब जब समय को व्यर्थ इसके लिए से होता है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने पर समय को व्यर्थ गंवा देने के लिए ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई काम ना करना, उसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तलवे चाटने मुहावरे का प्रयोग कब होता है। तो देखिए आंसर दिए हैं, ए पाँव दबाता है, बी चापलूसी करता है, सी इधर उधर की हाँकता है, डी तलवों में छाले हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तलवे चाटने मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चापलूसी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। निम्नलिखित वाक्य को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। तो देखिए यहाँ भाव आंसर बस ये चूज कर लिए भाववाचक संज्ञा कौन सा है। आँखें, बालों, मुखमंडल, ठीक, और हंसी। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ संज्ञा के भाववाचक संज्ञा क्या होती है, फिर ये सीधे सीधे मैं बता देता हूँ संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव, इन सभी को जो नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार जो होते हैं, पहला जो होता है संज्ञा का प्रकार वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और 5वां होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो समूहवाचक, तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा बता देता हूँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है
जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बात हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो किसी का, ठीक है, किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। जैसे गंगा, भागीरथी, ठीक, नाम में कहें तो रमेश, हम कहें अमिताभ बच्चन अच्छे कलाकार, तो अमिताभ बच्चन क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश झगड़ा करता तो रमेश क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं भारत में रहता हूँ तो भारत क्या है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब जो किसी व्यक्ति या किसी स्थान विशेष का नाम हो रहा हो तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जब किसी भाव का वर्णन हो, जैसे उसका मोटापा बढ़ा हुआ है तो मोटापा क्या है भाव है उसका, ठीक। यह काम सरलता से हो गया तो सरलता क्या है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो ये इस प्रकार सब जैसे किसी भाव का वर्णन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे भाववाचक कहेंगे। जैसे उसका बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है भाववाचक संज्ञा है, ठीक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी जाति विशेष की बात हो रही हो। जैसे जानवर, तो जानवर में क्या है सभी प्रकार के जानवर हो जाते हैं, शेर, चीता, भालू, तो ये सभी का को क्या है सिर्फ हम जानवर कह देते हैं तो वो उसकी जाति है। जब कहेंगे वह लड़की सुंदर है, ठीक। देखिए यहाँ पे लड़की हम किसी व्यक्ति को विशेष कहते हैं तो वहाँ व्यक्तिवाचक है, ठीक। लेकिन अगर हम कहें कि लड़कियाँ सुंदर होती हैं, ठीक, तो लड़कियां पूरा वर्ड क्या है जातिवाचक है, क्योंकि पूरे लड़की समूह पूरे उसको कलेक्टिवली कह रहे हैं, तब हमसे क्या कहेंगे तब जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कुर्सियां जैसे कहेंगे कि कुर्सी पर बैठा जाता है तो कुर्सी क्या है सभी प्रकार की कुर्सियों की बात कर रहे हैं, तब हम कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पदार्थवाचक संज्ञा, इस प्रकार की संज्ञा जो पदार्थ का बोध कराती हैं, जैसे धातुएं हैं या फिर किस सभी प्रकार का हम क्या कहेंगे। अगर जैसे कहें कि कोयला कहें तो कोयला क्या है पदार्थवाचक संज्ञा है। सोना पदार्थवाचक संज्ञा है। तो जब किसी पदार्थ का बोध हो रहा हो तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा, जब किसी समूह का वर्णन कर रहे हैं, जैसे टीम या फिर कहें टोली कहें, टोली, तो टोली क्या है समूहवाचक संज्ञा, किसी समूह का बोध करा रही। सेना क्या है एक समूह का बोध करा रही है। तो इन सब को क्या कहते हैं, इसको कहा जत्था, इसे सभी क्या है ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इन्होंने पूछा है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा पूछा है उन्होंने। देखिए कौन कौन से यहाँ पे, देखिए आँखों के भाव है नहीं, बालों भी भाव नहीं है, मुखमंडली भाव नहीं है, हंसी भाववाचक संज्ञा। तो उन्होंने पूछा है नीचे लिखे बाकी खाली सब भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, तो उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। देखिए अगर आप इस वाक्य को पूरा करने का प्रयास करते तो उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, ये सही हो जाता। ठीक, उसके बालों में है तो उसकी वर्ड लिखा, तो उसकी साथ बालों नहीं होते, ये ऐसे भी नहीं आता। ठीक, उस और मुखमंडल के साथ क्या आता, उसके आता, उसके, तो ये भी आंसर नहीं होता। ठीक, अब इन दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाववाचक संज्ञा से पूरा कर दिया। तो इन दोनों भाववाचक संज्ञा कौन से, हंसी, तो इससे भी इसका आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये बालों और मुखमंडल तो वाक्य को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए। तो देखिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हो कारक, तो कारक क्या होते हैं, दो शब्दों के मध्य संबंध या बनाने का काम करते हैं, या उसको क्या कहते हैं, वाक्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेतु का काम करते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, देख कर्ता जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो या जिसके कारण कर्म पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्ता कहते हैं। ने कर्म को, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। करण से, जिसका प्रयोग किया जाता है, जो साधन, जिस मतलब जो हेल्पफुल होता है, ठीक, जो काम को करने में मदद कर रहे। जैसे राम ने सांप को डंडे से मारा, तो राम क्या है, कर्ता है, डंडा क्या है, करण है, डंडे से ना, सांप क्या है, कर्म है। तो इस प्रकार से, तो सांप थे, तो राम ने सांप को डंडे से मारा, करण से। संप्रदान के लिए, तो जब भी किसी की हेल्प की जा रही है, किसी को क्या कहते हैं, किसी वो मतलब किसी मदद की अपील की जा रही है, या उस जो कोई उद्देश्य उसमें पूर्ण हो रहा होता, तो वहाँ के संप्रदान कारक होता है। ठीक, जैसे राम ने मोहन के लिए रथ ले आया, तो मोहन के लिए लाया, तो मोहन यहाँ पे के लिए संप्रदान है। ठीक, अपादान से, जहाँ से कुछ अलग हो रहा हो, उदाहरण के लिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ वृक्ष पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ कौन सा, अपादान कारक।
फिर संबंध का के की, जहाँ संबंध की बात हो रही है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, तो का वर्ड क्या है यहाँ पे, संबंध बता रहा है। अधिकरण में, जिसमें कोई वस्तु उसके भीतर आ रही हो या उसके पर बिल्कुल उस पर समारोपित हो रही हो, जैसे जल में मछली रहती है तो मछली क्या है, जल के भीतर, तो वहाँ अधिकरण में हो जाता है। ठीक, और संबोधन हे वो अरे, ठीक, किसी को बुलाया जाता है तो हे कह के भो या अरे कहा जाता है। ठीक, भो मतलब होता है सुनो। तो इन्होंने पूछा कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होता है। तो देखिए कानों सुनी, देखिए क्या करोगे कि कारक सीधा दिखाई नहीं देता या उसके चिन्ह, कभी कभी उस चिन्ह का लोप होकर के छिपा हुआ होता है। जैसे कानों सुनी, तो हम क्या कहेंगे, कानों सुनी मतलब कान से सुनी। तो कान से सुनी, कान क्या है, माध्यम का कार्य कर रहा है, मतलब ये हेल्प कर रहा है उस काम को करने में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक है, कर्ण कारक। ठीक, कान क्या है, माध्यम है जिसके माध्यम से कार्य को किया जा रहा है। तो जब भी जो माध्यम का बनता है उसे कर्ण कहते हैं। फिर पूछा, अगला क्वेश्चन दिया है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। ठीक, इन्होंने पूछा किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद क्या है। देखिए जो किस किस है, इसी का ये है, ये क्या होता है, ये आपका सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताते हैं। और प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण होता है जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए वो बताएं, वह ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है। ठीक, तो क्या कहें, वह बहुत मूर्ख व्यक्ति है। तो यहाँ पे मूर्ख तो किसका, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि बहुत मूर्ख व्यक्ति। तो बहुत शब्द क्या है, मूर्ख की भी विशेषता बताता है। जब विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। देखिए क्या है, जैसे हम कहें बहुत मूर्ख व्यक्ति, तो देखिए यहाँ देखिए व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। ठीक, मूर्ख क्या है, विशेषण है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। और बहुत क्या है, प्रविशेषण है, मतलब जो विशेषण की विशेषता बता देता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए सर्वनाम में किस किस का है, क्या है कि सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं भी बता देता है। सर्वनाम अगर हम लोग देखें तो वो होते हैं, सबसे पहले एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जैसे मैं, तुम, आप या किसी अन्य पुरुष के लिए हम लोग बात करें। ठीक, तो क्या कहते हैं, ये सब क्या है, जब प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष इसके स्थान पर, जैसे मैं कहूँ मैं, तो मैं रो रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या है, ये पुरुषवाचक विशेषण है। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है कि जैसे हम किसी की बात कर रहे हैं उसके बाद उसका सर्वनाम प्रयोग कर दें। जैसे राम आया था लेकिन वह रुका नहीं, तो जो वह वर्ड है वो राम के लिए है। तो ये निश्चित है कि यह जो हमने जब वह वर्ड बोला है, ये वह शब्द बोला है, तो राम के लिए ही बोला है। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित हो गया, तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे वह कुर्सी सुंदर लग रही है, तो हम लोग उस कुर्सी को ही बता रहे हैं, तो वह कुर्सी सुंदर लग रही है, तो वो कैसा है, निश्चयवाचक है। और एक होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब जब हम लोग कैसा सर्वनाम बताएं कि जिसमें पता नहीं हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं। जैसे इस बक्से में कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं वर्ड है, कुछ क्या है, ये हम लोग किसी निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बता रहे हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं है, कुछ हो सकता था मतलब, तो वहाँ पर निश्चित नहीं, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रकार का जो सर्वनाम होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन आया था, कहाँ गया है, तो ये सभी क्या, जो प्रश्न के वाले शब्द होते हैं सभी क्या होते हैं, सर्वनाम में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके अलावा होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगले प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं कैसे होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जब संबंध की बात हो रही है, जैसे जो सो, मतलब जो जागेगा वो पाएगा, तो जो वर्ड है और सो वर्ड है, दोनों एक दूसरे को क्या है, आप वो कर रहे हैं, बता रहे हैं एक दूसरे के साथ संबंध, तो कैसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब हम लोग आप वर्ड का प्रयोग करते हैं या स्वयं वर्ड का प्रयोग करते हैं तो इसको कहा जाता है
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं ही कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या है, खुद के लिए कह रहे, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक, वह आप ही बोलता जा रहा है, ठीक, तो वह क्या है, स्वयं के लिए बोलता जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम है। तो इन्होंने पूछा क्योंकि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो क्या है, सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है, किस किस, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है। अब हमने पूछा वह भयंकर दुर्घटना, इसमें रेखांकित पद क्या है। देखिए, जब हमने बताया यहाँ पे दुर्घटना की विशेषता बता रहा है भयंकर, तो ये क्या है, इसका ये विशेषण है। दुर्घटना विशेषता बता रहे, इसलिए क्या है, विशेषण है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बताई जा रही होती है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह चलता है, तो यह चलना क्रिया है। जब वह बहुत तेज चलता है, तो वह बहुत तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। प्रविशेषण मैंने बता ही दिया। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण मैंने जब आपको विशेषण के प्रकार बता रहा था इसके पहले की वीडियोस में, तो उसमें मैंने आपको सारे प्रकार के सर्वनाम के बारे में बताया था। तो उसमें एक सार्वनामिक विशेषण था, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी पुस्तक, उस पुस्तक की विशेषता क्या है कि वह मेरी है, तो यह मेरी पुस्तक है, तो कैसा विशेषण है, ये सर्वनामिक विशेषण है। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग करके किसी विशेषण बताया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। इस रेखांकित अंश में अलंकार है। देखिए, जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक, तब वहाँ क्या होता है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, यहाँ पे आंसर कौन कौन से दिए हैं, पहले देख लीजिए, बसंत में बहुत मेरा नाचा मन मयूर, तो देखिए मन मयूर, ठीक, तो इन दोनों में हम लोग क्या कहते हैं, 6 का अनुप्रास हो सकता है। अनुप्रास जो अलंकार होता है उसके 5 भेद होते हैं, 6 का अनुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, ठीक, अंत्यानुप्रास, तो 5 होते हैं। तो वहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ पहले जो आंसर दिया वो हम देख लेते हैं। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार कब होता है, मैंने बताया था कि जब एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। तो कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये सभी क्या है, यमक अलंकार के उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तब क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे इस प्रकार शब्द आते हैं, जैसे मानो, जानो, मानहु, जानहु, ठीक, तो इस प्रकार के शब्द कब होते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम कहें, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। तो इसमें मानो शब्द है, तो जहाँ जहाँ मानो शब्द है होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो झूम रहे हो तरो भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक, तो यहाँ सब जो है, सब जहाँ पे मानो, जानो, मानहु, जानहु ऐसे शब्द होते हैं, तब क्या कहते हैं, सब उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार तब होता है जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, मगर हमने ये नहीं कह रहे कि चरण रूपी कमल को, हमने कहा चरण ही कमल है, तो दोनों क्या है, दोनों रूप पर उसी का रूप दे दिया जाता है। चरण सरोज पखारन लगा, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रूपक अलंकार। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का एक उदाहरण है, मन मयूर में है। तो यहाँ पे मन और मयूर को अलग अलग ना कहकर तो उसको वही कह दिया गया कि मन ही मयूर है। तो मन, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार कब होता है, उपमा अलंकार जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, तब उसे क्या कहा जाए, तब उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। अगला ले लेते हैं, तो इसका उदाहरण तो हो गया, इसका आंसर क्या, इसका आंसर रूपक अलंकार हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला इन्होंने पूछा है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दुबई कितना, आंसर क्या दिया, प्रविशेषण। वैसे अगर कुछ नहीं लिखा तो ये विशेषण होता है, ये बात सही है। अगला दिया है प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमापवाचक विशेषण, और यह होता है विधेय विशेषण। तो देखिए, जहाँ सुंदर शब्द ये विशेषण तो है, पहले बात तो है।
अब इसके बाद कौन सा विशेषण है ये मैं बता देता हूँ। तो जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष की विशेषता बताई जाती है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए पहला आंसर है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण तो वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताती है, ये तो इसका आंसर नहीं है। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण तब होता है जब संख्या के रूप में बताया जाए। जैसे 10 शेर जा रहे थे तो 10 शेर, उन शेरों की विशेषता क्या है, वो 10 हैं, ठीक। तो उसे क्या संख्यावाची विशेषण, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। परिमापवाचक विशेषण, परिमाप नहीं परिमाणवाचक होना चाहिए। जब किसी परिमाण की बात हो रही होती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जब जैसे कहते हैं बहुत सारा दूध, तो बहुत सारा क्या उसका परिमाण बता रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। दिया है दुबई सब सुंदर, कितना सुंदर देश, इसमें विधेय विशेषण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। देखिए कर्मवाच्य होता है जब व्यक्ति द्वारा किसी पर प्रभाव पड़ता है, ठीक, तब उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने मारा, बस इतना कह दें तो हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसको मारा, ठीक, या फिर उसमें कोई ना कोई बोध होना चाहिए, ठीक, किसी को मारा, ठीक, ये पता चला, तो ये कैसा कर्मवाच्य है, ठीक। ये अगर मतलब वाक्य में जरूरी नहीं है कि कोई कर्म दिखाई दे रहा हो, लेकिन कर्म होने का बोध भी अगर होता है तब भी ये मान लिया जाता है वो कर्मवाच्य है, ठीक। जैसे राम ने सांप को डंडे से मारा, तो सांप को मारा तो कर्म है, मतलब वही उस जिस कर्ता के कार्य का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो वो क्या है, उसका कर्म है। लेकिन राम ने डंडे से मारा तो किसी ना किसी को तो मारा, तो मतलब ये भी कर्मवाच्य है, लेकिन इसमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, ठीक। तो इसमें क्या तो कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो देखिए क्या है, शीला से पढ़ा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे देखिए शीला से पढ़ा नहीं जा रहा, इसका ये मतलब है कि उसमें कर्म क्या है, किसी ना किसी को पढ़ेगी, कोई किताब की बात हो रही है, ठीक। तो ये क्या है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण तो है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दिया है शीला से हंसा भी नहीं जाता, तो शीला से हंसा नहीं जाता मतलब स्वयं के लिए है ना, तो यहाँ तो खुद पे कार्य कर रही है, तो इसमें किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ा, स्वयं पे प्रभाव है, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार चला नहीं जाता, उसको स्वयं चलना है, इसीलिए भी नहीं है। हिला भी नहीं जाता, ये भी स्वयं है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें यद्यपि कोई कर्म नहीं दिया है, लेकिन इसे कर्म का बोध हो जा रहा है कि कोई पुस्तक है जिसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अव्यय होता क्या है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थान पर लिखे जाएंगे, ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। मतलब इस प्रकार के शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द कहते हैं। यदि अव्यय शब्द जो है, अगर इसको जो अच्छी डेफिनेशन अगर चाहिए तो इसको संस्कृत में देखना चाहिए। संस्कृत में कहते हैं यत न व्ययते तत् अव्यय, मतलब इस प्रकार के शब्द जिसका व्यय नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता किसी प्रकार को, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो हम किसी भी स्थान पर लिखे जाएंगे वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बता दें कि किंतु, 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 परंतु, ठीक, जहाँ, वहाँ, ठीक, और क्या है यद्यपि, तथापि, यथा, जैसे, तैसे, ये शब्द क्या है, ये सब अव्यय शब्द हैं, ठीक। जिनका कभी भी रूप नहीं बदलेगा उन्हें क्या कहेंगे, अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे हम लोग कहें कि 4 लड़कियां आ रही थी किंतु मुड़ गईं, ठीक, और लड़कों के लिए कहें 4 लड़के आ रहे थे किंतु मुड़ गए, तो हाँ किंतु वर्ड क्या है, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। किंतु वर्ड जहाँ पे लिखेंगे वहाँ किंतु ही लिखा जाएगा, उसका बहुवचन भी नहीं होगा, न तो उसका लिंग के अनुसार परिवर्तन होगा। तो ये सभी जो शब्द हैं जिनमें न लिंग, कारक या फिर वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये अव्यय शब्द हैं। तो दिया हुआ वाक्य में देखिए क्या है, दिए हुए वाक्य में इन्होंने 4 आंसर दिए। वह क्या है, यह वह तो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, ठीक। हमेशा ये अव्यय शब्द है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा। तो वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो अव्यय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
अव्यय हो जाएगा। दिया अपने, अपने क्या है, ये भी सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। गीत क्या है, गीत संज्ञा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया। इनका नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया, तो इन्होंने पूछा निम्नलिखित में रेखांकित पद किस प्रकार का, रेखांकित पद डैश है। आंसर दिया ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी प्रधान उपवाक्य। देखिए 4 उपवाक्य देखिए। उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य होता है जब कोई वाक्य छोटे छोटे जिन पार्ट से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे नीली कमीज वाला लड़का, ये एक उपवाक्य है और अभी अभी गया है, इसके साथ जब मिल गया तो उसे वो क्या हो गया, इसे वो पूरा वाक्य बन गया है। ठीक, जो उपवाक्य होता है इसको इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा है किस प्रकार का उपवाक्य है, सीधे सीधे 4 प्रकार का उपवाक्य लिखें तो किस प्रकार का उपवाक्य है। तो देखिए इसमें नीली कमीज वाला लड़का, तो इसमें विशेषण वाली बात हो रही है, तो ये जो वाक्य है ये विशेषण वाला उपवाक्य है, मतलब विशेषण उपवाक्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बाकी देखिए संज्ञा उपवाक्य, तो जब संज्ञा के रूप में कोई उपवाक्य लिखा जाता, जैसे वह आया था किंतु चला गया, तो वह आया था तो संज्ञा रूप में लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसमें क्रिया विशेषण चल रही है, वह चलता तो है किंतु बहुत तेज, तो क्या है ने ये चलता तो है, उसकी विशेषता बाद में बता दो, किंतु बहुत तेज, ये कैसा हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य मतलब जिसकी बात कर रहे हैं वो, तो उसके बाद जो दूसरा वाक्य आता है वो, तो जैसे हम कहें कि ऊंट की पीठ पर एक गुंबद होता है, ये प्रधान उपवाक्य है। फिर कॉमा करके लिखते हैं जिसमें वह अपनी चर्बी एकत्रित करता है, तो यहाँ पे क्या है कि पीठ में, ऊंट की पीठ में एक गुंबद होता है, ये प्रधान उपवाक्य है। फिर कॉमा करके बाकी वाक्य हमने लिख दिया जिसमें वो अपनी चर्बी एकत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या, वो प्रधान उपवाक्य हो जाता है ये। तो ये इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो जाता है विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला पूछा है तत्क्षरण में संधि विच्छेद है, तत्क्षरण का उन्होंने संधि विच्छेद पूछा है। देखिए तत्क्षरण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तत् प्लस सरण होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए जब भी ता के बाद अगर शा आता है, जो ता है वो चा आधा चा हो जाता है, और जो छा है वो, ये सा है वो छा हो जाता है। तो देखिए ये जो ता है ये आधा चा बन गया है और सा जो है वो छा बन गया है, तो तत्क्षरण, तो तत्क्षरण का जो संधि विच्छेद है वो तत् प्लस सरण है। कौन सी संधि है ये व्यंजन संधि है। ठीक, ये कैसी संधि है, व्यंजन संधि। ओके, अब देखिए इसके अन्य उदाहरण बता देता हूँ मैं। इसके अन्य उदाहरण जैसे तत् प्लस शिव, ठीक, तो ये बन जाएगा अपना, ये बनता है तत्शिव, तत्शिव, अच्छा तरीका है यहाँ पे, तत्शिव। शिव तांडव स्तोत्र, तत्शिव तांडव स्तोत्र मदत नमामि तत्शिवम तत्, तो वहाँ पे तत्शिव लिखा दो, तो ये क्या है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो संधि विग्रह हो जाएगा, तत् प्लस शिव हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अगला दिया है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। ठीक, तो संग्रहालय का संधि विच्छेद हो जाता है, अच्छा 3 पार्ट में। देखिए अगर 2 पार्ट में दिया जाता है हो जाता है संग्रह प्लस आलय। अगर इस तरह से हम लोग करते तो संग्रह प्लस आलय, तो यह तो संग्रहालय। कौन सी संधि हो जाती, स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाती, संग्रहालय। लेकिन उन्होंने संग्रह को भी, तो हो जाएगा सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो इन्होंने संग्रह जो लिखा है इसका भी इन्होंने संधि विच्छेद कर दिया है, तो सम प्लस ग्रह हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सम प्लस ग्रह प्लस आलय। बाकी देखिए सम में इन्होंने हलंत नहीं लगाया है, तो यहाँ गलती है। सत वर्ड नहीं सम वर्ड है, यह भी गलत है, यहाँ पे सत वर्ड ये भी गलत है। तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, संग्रहालय। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ये कैसे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अन्य उदाहरण में बता देता हूँ आपको। जब देखिए सम वर्ड लिखा जाता है, सम इसके साथ वर्ड लगते हैं, तो ये जो सम वर्ड है अगर किसी
के साथ का वर्ग के साथ आते हैं तब वो माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है उसके मतलब किसी भी वर्ण का वर्ग आ रहा है, मतलब जो पहला वर्ड अगर आता है माँ के बाद है हलंत के आधा माँ के बाद, तो वो क्या उस अक्षर का 5वां वर्ड बदल जाता है। जैसे हम कहें सम प्लस कलन बराबर हो जाता है संकलन। ठीक, इसी प्रकार सम प्लस गति बराबर हो जाती है संगति। ठीक, इसी प्रकार अगला ले सकते हैं हम लोग संग्रह का, मैंने बता ही दिया है। ठीक, तो बाकी तो हम लोग क्या करते थे, इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लिया। ठीक, तो यहाँ ये ध्यान रखना है सम वर्ड कभी कभी अनुस्वार या पंचाक्षर के रूप में बदल जाता है। अनुस्वार क्या होता है, जो अंग की मात्रा होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक वो शब्द होते हैं जो जिनको बोलने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं। माँ ना, इनको बोलते हैं तो हम लोग नाक से बोलते हैं, तो इसीलिए उनको अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार क्या होते हैं, जब नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करना पड़ रहा हो, जैसे तो दोनों बोल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहेंगे, मतलब स्वर भी है और आपकी नसिका भी है। ठीक, अगला ले लेते हैं। अगला इन्होंने पूछा है गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। गवीश शब्द में कौन सी प्रयुक्त संधि है, तो सबसे पहले इसकी संधि विच्छेद कर लीजिए। तो गवीश वर्ड है ये बना है गो प्लस ईस, मतलब गायों का ईश्वर या गायों का राजा। गो प्लस ईस कैपिटल ई है, ईस, तो गव ये बन गया, ये गवीश बन गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओ है, जो गा का गो का ओ है, ये ई है, इसके साथ मिलके क्या बन गया है उई। ठीक, ओ क्या आओ बन गया है आओ। ठीक, तो ये कैसी संधि, ये अयादि स्वर संधि है। मैंने आपको जब संधि बता रहा था तो संधि मैंने आपको 5 प्रकार की स्वर संधि बताई थी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि, और इसके अलावा कौन सी, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, और एक और बताई थी आप लोगों को, और वृद्धि संधि। तो 5 प्रकार की स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये जो है ये अयादि संधि है। ठीक, इसका बारे में विस्तार से मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बता ही दिया है। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर अयादि संधि। अगला इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए, कर्मनाशा, कर्मनाशा, कर्मनाला और कर्मनाशा। देखिए जो कर्मनाशा एक नदी का नाम है। ठीक, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी रोध होता है इस प्रकार से लिखते हैं कर्मनाशा। ठीक, इसी प्रकार अन्य शब्द की कुछ शब्दों की मैं वर्तनी बता देता हूँ। अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, अतिशयोक्ति। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शा वर्ड होता है कुछ लोग शयोक्ति लिख देते हैं, शा आधा कर देते हैं, शोन आधा नहीं होता पूरा होता है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक, अतिशयोक्ति। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, बड़ा आशीर्वाद होता है। ठीक, तो इन सब कुछ शब्दों को याद करते हैं। सन्यासी, सन्यासी में सा के ऊपर बिंदी होती है, फिर न्यासी होता है। तो अक्सर ही लोग ये वाली बिंदी भूल जाते हैं, तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ शब्दों को याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कर्मनाशा, निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन कीजिए। तो कर्मनाशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिया है उऋण, 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 उऋण। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो है उऋण। ठीक, जब किसी हम लोग क्या कहते हैं, किसी का ऋण समाप्त कर देते हैं, जैसे किसी से हमने लोन लिया, ऋण लिया और ऋण को हमने वापस कर दिया, उऋण हो गए। ठीक, कहते हैं कि हे पिता मैं तुम्हारे ऋण से कब उऋण हो पाऊंगा, तो कभी उऋण नहीं हो सकते। ठीक, तो इसी प्रकार से उऋण हो जाता है। तो इसका शुद्ध वर्ड जो है मतलब शुद्ध वर्तनी उऋण है, उऋण है। ठीक, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है।
ठीक। अगर इसका तद्भव लिखा जाता तो कुछ लोग उरिन लिख देते हैं, ठीक। कई प्रेमचंद के कई उपन्यासों में स्थान उरिन वर्ड लिखा जाता है जब ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका तद्भव क्या है, उरिन है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए एक एक करके देखते हैं। उद्गम, ये उद्गम है तो ये उद्गम अगर लिखेंगे तो ये हो जाता है उत प्लस गम हो जाता है, तो इसमें प्रयोग किया गया उत उपसर्ग का। उत्कर्ष में क्या हो जाएगा, उत प्लस कर्ष हो जाएगा, ठीक। उत्तम में उत प्लस तम हो जाएगा, उत्तम, ठीक। तो इन सभी में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, लेकिन अत्यधिक में नहीं किया गया। अत्यधिक में क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, तो हो जाएगा अत्यधिक, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक हो जाएगा इससे। तो इसमें क्या प्रयोग, उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पेपर पूछा है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋण मुक्त में कौन सा समास है? देखिए ऋण मुक्त में मैंने बताया था कि ऋण मुक्त का सबसे पहले समास विग्रह कर लीजिए, अर्थ निकाल लीजिए, क्या हो जाता है, ऋण से मुक्त, ठीक। तो ऋण से मुक्त, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इनको ये कारक की सहायता से जोड़ा गया था। लेकिन आंसर क्या दिया, आंसर दिया है करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो देखिए जब मैंने कहा था कारक हटा करके जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो इसी प्रकार उसी तत्पुरुष समास के अन्य भेद होते हैं, जब उस तत्पुरुष समास के कौन से कारक को हटाया गया उसका भी नाम, उसका भी उल्लेख किया जाता रहता है, तब उसे कहा जाता है, उसी प्रकार के तत्पुरुष का नाम दे दिया जाता है। जैसे करण तत्पुरुष कहा जाए तो जब करण चिन्ह का प्रयोग हटाया जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे करण तत्पुरुष कहेंगे। जैसे कानों सुनी, तो कानों से सुनी, तो उसमें क्या था, करण तत्पुरुष समास था। दूसरा दिया अपादान तत्पुरुष समास, अपादान क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। तो जो ऋण मुक्त हमने समास विग्रह किया तो क्या है, ऋण से मुक्त हो गया, मतलब ऋण से अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण होता है जैसे जो उसके भीतर उपस्थित है, जैसे जलमीन, तो जल में, ठीक, जलमग्न कहें तो जल में मग्न, कोई चीज जल में मग्न है, तो मतलब यहाँ पे वो क्या है, जलमग्न क्या है, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष, तो जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, ठीक, तो जैसे हम कहें कि सूर्यार्ध, मतलब सूर्य के लिए अर्ध, तो हम जब सूर्य को कोई अर्ध दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सूर्यार्ध कहेंगे, तो क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक। तो यहाँ पर ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, तो इस पार्ट के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों के साथ हिंदी के। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके पहले के वीडियोस देखना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF अगर चाहिए तो उसका PDF भी आपको, इसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों के लिए, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।